हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज हमारे कैपिटल गेन्स की है लास्ट क्लास, तो फिनिश करते हैं अपना कैपिटल गेन चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सेक्शन 50C की, स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस। तो बेटा क्या बात करता है सेक्शन 50C, समझिए। सेक्शन 50C बोलता है कि जब भी लैंड या बिल्डिंग या बेटा दोनों इनका ट्रांसफर किया जा रहा है एज कैपिटल एसेट, तो उस केस में सेक्शन 50C अट्रैक्ट तब होगा जब सेल कंसिडरेशन जो है वो बेटा इन लैंड और बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है। यानी लैंड या बिल्डिंग को ट्रांसफर किया जा रहा है जो उनकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उससे कम प्राइस पर, तो वहां पर सेक्शन 50C अट्रैक्ट होगा। और सेक्शन 50C बोलेगा कि जो सेल कंसिडरेशन है वो लैंड और बिल्डिंग की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो मान ली जाएगी वहां पर, यानी डीम्ड कर दी जाएगी। तो क्या समझ आया बेटा, इन केस लैंड और बिल्डिंग एज ए कैपिटल एसेट उनका ट्रांसफर किया जा रहा है और जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है उससे कम प्राइस पर किया जा रहा है, तो उस केस में जो सेल कंसिडरेशन होगी यानी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो मान ली जाएगी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज द केस में। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन क्या बात करती है कि इन केस लैंड और बिल्डिंग जो कि कैपिटल एसेट है उनका ट्रांसफर किया जा रहा है और उनकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है बेटा अगर वो 105% है किसका, सेल्स कंसिडरेशन का, तो बेटा सेक्शन 50C अप्लाई नहीं होगा। क्या कहता है लो, देखिए समझिए एग्जांपल। एक लैंड है बेटा जो कि कैपिटल एसेट है एसएससी की, वो ट्रांसफर कर रहा है उसे 100 करोड़ में। ठीक है बेटा, और उस एसेट की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो है बेटा 102 करोड़। तो अगर एक्सेप्शन की बात ना करे तो प्रोविजन क्या बोलता था, अगर कोई लैंड या बिल्डिंग जो कि कैपिटल एसेट है उसका ट्रांसफर किया जा रहा है बिलो देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल एसेट, तो उस केस में सेक्शन 50C लग जाएगा। और 50C क्या बोलता था, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी उस एसेट की वो ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी, ये बात करते थे। लेकिन एक्सेप्शन क्या बात करती है, एक्सेप्शन बात करती है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन का 105% तक है तो उस केस में 50C अप्लाई नहीं होगा। यानी सेल कंसिडरेशन एसएससी ने 100 करोड़ रखी थी और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है 102 करोड़, तो इस केस में क्या सेक्शन 50C अप्लाई होगा, आंसर इज नो, अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेटा 105 करोड़ होती तब भी एसएससी पर 50C नहीं अप्लाई होता, लेकिन अगर 106 करोड़ हो जाती तो बेटा 50C लग जाता और एसएससी के हैंड में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी ली जाती, 106 करोड़। समझ आ गया, ठीक है। अब बेटा एक हार्डशिप को समझिए एसएससी की, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा उनके रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन हुआ करती है यूजुअली वो कैसे होती हैं समझिए। बायर होता है बेटा, बायर सेलर के पास जाता है जिसकी भी प्रॉपर्टी है, या तो वो डायरेक्ट चला जाया करता है या किसी ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, अब बायर सेलर के पास जाता है और प्रॉपर्टी जो उसे खरीदनी होती है बायर क्या करता है, सेलर को टोकन मनी प्रोवाइड करा दिया करता है जिसे एडवांस पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाया करता है, एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें स्पेसिफाई होती है टर्म्स एंड कंडीशन कि सेलर जो है बायर से कितनी अमाउंट लेगा और बायर जो है कितनी अमाउंट सेलर को देगा, और बायर किस तरह देगा, कितना टाइम पीरियड दिया गया है बायर को ताकि वो जो बैलेंस मनी है उसे रीपे कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं।
डेट मेंशन की जाती है कि इस डेट को फिर जो है सेल डीड की जाएगी। ठीक है बेटा, इतनी समझ आ गई बात है। ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ करती है। फिर बेटा जो पर्टिकुलर डेट होती है उस पर सेल डीड बना ली जाती है, जो कहलाती है बेटा रजिस्टर्ड सेल डीड। रजिस्ट्री भी बोलते हैं, लेमैन भाषा में अगर बात करें तो रजिस्ट्री भी बोली जाती है। ये कई जगह होती, वैसे ये सेल डीड है। लॉ में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है सेल डीड। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर हार्डशिप क्या है, असेसी को समझिए। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको हार्डशिप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक पर्सन है बेटा मिस्टर आर, ये बेटा सेलर हैं, ठीक है, और ये एक अग्रीमेंट बनाते हैं। कौन सा? अग्रीमेंट टू सेल, अपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। 1/1/2019 को बेटा ये एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है। किसके साथ? मिस्टर बी के साथ, जो कि बायर है बेटा। ठीक है, जो सेल प्राइस रखा गया प्रॉपर्टी का वो रखा गया बेटा ₹200 lakhs। और उस दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो थी बेटा ₹210 lakhs। जो हमारे मिस्टर सेलर हैं, इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी बेटा, ये प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की थी 1/1/2010 को कितने रुपीज़ में? ₹70 lakhs में। अब जो बायर हैं, बायर ने क्या किया? मिस्टर बी ने मिस्टर आर को जो है ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का चेक दिया, टोकन मनी, एज ए टोकन मनी उन्होंने चेक दे दिया 1/1/19 को ही। ठीक है, और ये डिसाइड किया गया कि जो सेल डीड होगी वो सेल डीड बनाई जाएगी 30 जून 2019 को, और उसी दिन जो है पोजीशन जो है हैंड ओवर कर दी जाएगी हमारे मिस्टर आर को। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना? चलिए, अब प्रॉब्लम क्या आती है वो देखिए। अब 30 जून 2019 की बात करते हैं। 30 जून 2019 का वो दिन आ गया जब मिस्टर आर 195 लाख रुपए रिसीव करेंगे, और मिस्टर बी जो है वो 195 लाख की पेमेंट करके पोजीशन रिसीव करेंगे उस हाउस प्रॉपर्टी की। तो दोनों जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस, वहाँ पर रजिस्ट्री कराने के लिए, और पता चलता है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 30/6/2019 को वो हो गई है बेटा 230 lakhs। ठीक है, अब एक बात मुझे आप बताइए, क्या यहाँ पर बायर या सेलर कोई चीटिंग कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट की टैक्स की वो चोरी कर रहे हैं? उनकी इंटेंशन है कोई चोरी करने की? आंसर इज़ नो। सिंपल, साधारण बायर है और साधारण सेलर है बेटा। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की जाती है सिंपली ऐसे ही की जाती है। जेन्युइन बायर है, जेन्युइन सेलर है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेटा कितनी है? 200 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई 230 लाख। तो 105% से ज़्यादा है, जो सेल कंसिडरेशन है उसका 105% से ज़्यादा है SDV, तो 50C अप्लाई हो जाएगा। आंसर इज यस, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर लॉ ने जो है मासूम असेसियों के लिए, जो निर्दोष असेसी हैं उनके लिए एरल प्रोविज़न बनाए हैं। लॉ क्या बात करता है सुनिए, लॉ बोलता है कि इन केस जहाँ पर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है तो उस केस में 50C के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है उन्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। यानी जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन क्या है बेटा इस केस में? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 200 लाख है, तो उसका कुछ पार्ट या फुल वैल्यू वो पे कर देनी चाहिए, या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर या उससे पहले। डेट ऑफ एग्रीमेंट कब हुआ था बेटा? 1/1/19 पर। असेसी ने कुछ पेमेंट की, पार्ट पेमेंट की। आंसर इज यस, 5 लाख से की है। नंबर 2, ये जो कंसिडरेशन पे की गई है ये बेटा पे होनी चाहिए अदर देन कैश। कैश में पे नहीं होनी चाहिए, ये पे होनी चाहिए ईदर बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, और यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ध्यान आ गया बेटा? जो हमने PGBP में कई सेक्शन पढ़े थे वहां पर भी ये सारी बात लिखी थी। एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर रहे थे, तो लॉ यहां पर भी बात कर रहा है
कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले कंसिडरेशन की कुछ पार्ट या पूरी की पूरी कंसिडरेशन अदर देन कैश में पे कर दी गई है, तो जिस डेट को बेटा एग्रीमेंट हो रहा है उसी डेट की एसडीवी मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50C। यानी अगर सेक्शन 50C अप्लाई होगा तो उस केस में कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाएगी? डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाएगी। तो देखिए 50C एप्लीकेबल होता है क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 210 लाख। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल प्राइस कितना है? 200 लाख। तो याद करिए बेटा, प्रोविजो जो सेल कंसिडरेशन है उसका 105% तक अगर एसडीवी है तो 50C अप्लाई नहीं होगा। तो 105% तक है क्या? 200 का 105% करो, 210 लाख आएगा। तो क्या हुआ बेटा, इस केस में फिर 50C अप्लाई नहीं होगा। समझ आ गया बेटा कि इन केस अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है, इन केस ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज कैपिटल एसेट, तो उस केस में अगर असेसी ने कंसिडरेशन की पेमेंट फुल या पार्ट कर दी है ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो सेक्शन 50C लिए जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वो कंसिडर की जाएगी। अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन है तो सेक्शन 50C अप्लाई नहीं होगा। अगर 105% से ज़्यादा है सेल कंसिडरेशन के तो बेटा सेक्शन 50C अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गया बेटा, ये था हमारा सेक्शन 50C। लेकिन बेटा रुकिए, पीजीबीपी जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो वहाँ पर आया था बेटा एक सेक्शन 43CA, जो मैंने आपको बोला था जब हम सेक्शन करेंगे 50C कैपिटल गेन चैप्टर में तब मैं आपको करा दूंगा। तो समझिए बेटा 43CA क्या बोलता है, एग्जैक्टली जो 50C ने बोला वही बोलता है, लेकिन एक डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस। वो क्या है? 43CA एप्लीकेबल तब होगा जब लैंड और बिल्डिंग यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे हेल्ड की है एसएससी ने? एसएससी ने हेल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड SIT, तो वहां पर 43CA एप्लीकेबल हो जाएगा। और 50C कब एप्लीकेबल होता है? जब लैंड और बिल्डिंग कैसे हेल्ड की एसएससी ने? कैपिटल एसेट। डिफरेंस समझ आ गया? प्रोविजन सेम है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज आर सेक्शन 50CA, स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर, सेक्शन 50CA। देखिए सेक्शन 50CA क्या बात करता है? सिंपल, अगर अनलिस्टेड शेयर को बेटा ट्रांसफर किया जा रहा है उस सेल प्राइस पर जो FMV से कम है, तो उस केस में जो FMV होगी उन शेयर की वो क्या हो जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जैसे बात करें बेटा एक एग्जांपल की, एक पर्सन है मिस्टर ए, इनके पास है बेटा अनलिस्टेड शेयर, और अनलिस्टेड शेयर की जो FMV है बेटा ये 100 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। और ये 1/1/2020 की हम बात कर रहे हैं। इसी डेट को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर्स किसी अनदर पर्सन को एट द रेट ऑफ ₹80 पर शेयर, तो उस केस में लॉ बात करता है जो मिस्टर ए हैं इनके हैंड में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मान ली जाएगी? वो मान ली जाएगी 100 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। ये बात की गई है सेक्शन 50CA में। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर आते हैं। नेक्स्ट इज बेटा सेक्शन 50D, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर टू बी टेकन एज सेल कंसिडरेशन इन केसेस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो ये सेक्शन बेटा वहां पर अप्लाई होता है जहां पर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, और ट्रांसफर होते समय जो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है या एक्रू हो रही है वो कंसिडरेशन बेटा डिटरमाइनेबल नहीं है, असर्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में वहां पर सेक्शन 50D अप्लाई हो जाता है। 50D बोलता है इन केस वेयर सेल कंसिडरेशन इज नॉट डिटर्मिनेबल और अनसर्टेनेबल, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस असेट की ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो क्या हो जाएगी? डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट सेक्शन इज बेटा एडवांस मनी रिसीव्ड, एडवांस मनी फॉरफिटेड। ये सेक्शन क्या बात करता है बेटा? समझिए, देखिए जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है बेटा उनकी ट्रांजैक्शन होती है सेल की या बाय की, तो उस केस में जो बेटा बायर होता है वो कुछ ना कुछ टोकन मनी प्रोवाइड कराया करता है सेलर को, ठीक है। तो इन केस अगर बायर जो बैलेंस अमाउंट है वो नहीं दे पाता तो बेटा ये जो टोकन मनी होती है क्या हो जाती है? फॉरफिट हो जाती है, यानी सेलर के पास रह जाती है, बायर को ये वापस नहीं मिलती। ये एक नॉर्मल मार्केट रिचुअल है बेटा, जब भी मूल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है उसमें ये चलता है,
ठीक है। अब होता क्या देखिए, 1/4/2014 से पहले क्या हुआ करता था, ये जो टोकन मनी हुआ करती थी जो फॉरफिट कर लिया करता था सेलर, ये बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर दी जाती थी। लेकिन 1/4/14 के बाद से क्या हुआ, ये जो एडवांस मनी है इसे सेलर के हैंड में टैक्सेबल कर दिया जाता है बेटा अंडर सेक्शन 56(2)(9। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन है बेसिकली। तो सेलर के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जो भी मनी होती है फॉरफिट की। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो बेटा अभी तक कैपिटल गेन चैप्टर में हमने कौन कौन से सेक्शन कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 जो चार्जिंग सेक्शन हुआ करता था। उसके बाद बेटा हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 कैपिटल है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन करता था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कैपिटल है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पीरियड ऑफ होल्डिंग डिफाइन करता था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो बेटा ट्रांसफ़र के प्रोविज़न को डिफाइन करता था। फिर बात आती है बेटा सेक्शन 45 सीरीज़ की, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल है क्लेम रिसीव हो रहा है बेटा डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 जो बात करता था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कैपिटल है जो बात करता था सिक्योरिटीज़ का अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उस केस में बेनिफिशियल ऑनर जो है सिक्योरिटीज़ का उसके हैंड में कैपिटल गेन टैक्सेबल किया जाएंगे। सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 जो बात करता था कि अगर कोई पार्टनर या मेंबर फर्म का या एओपी और बीओआई का कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएंगे कैपिटल गेन्स। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 जो वाइस वर्सा हुआ करता था सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 का। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 में क्या होता था कि अगर कोई फर्म या एओपी और बीओआई ट्रांसफ़र कर रही है कैपिटल एसेट किसे बेटा, पार्टनर को या मेंबर को, तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज होता था। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 जो कंपलसरी एक्विजिशन की बात करता था बेटा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के बारे में बात करता था। सेक्शन 46 कैपिटल ए जो बात करता था बायबैक ऑफ शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। सेक्शन 47 जो बताता था कि कुछ ट्रांजैक्शन जो है ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 50 कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स। सेक्शन 50 कैपिटल ए जो बात करता था डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में, लेकिन किसके लिए, पावर सेक्टर यूनिट्स के लिए। सेक्शन 50 कैपिटल बी जो बात करता था स्लम सेल के बारे में। सेक्शन 50 कैपिटल सी जो बात करता था बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग को अगर कैपिटल एसेट हेल्ड किया हुआ है और उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है लेस देन एसडीवी तो उस केस में एसडीवी जो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाती थी। सेक्शन 50 कैपिटल डी जो बात करता था कि इन केस ट्रांसफ़र किया गया है कैपिटल एसेट का और कंसिडरेशन अनअसर्टेनेबल है तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ दैट कैपिटल एसेट वो क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी उस कैपिटल एसेट की। सेक्शन 51 जो बात करता था बेटा एडवांस मनी फॉरफीचर की। सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को डिफाइन करता था। साथ ही फिर हमने बेटा 3 रेट के सेक्शन भी किए थे। 111A जो बात करता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर क्या रेट लगेगा। 112 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बताता था और 112A जो लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन के बारे में बताता था स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट के केस में। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया है कवर। अब देखिए बेटा ये जितने भी हमने सेक्शन पढ़े हैं या तो इनमें डिफाइन किया जा रहा था कि कैपिटल एसेट होता क्या है या कैपिटल गेन अराइज कैसे होंगे या टैक्स कैसे लगेगा कैपिटल गेन के ऊपर। अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं बेटा वो डील करता है एग्जेम्पशन से। एग्जेम्पशन इन कैपिटल गेन्स, यानी अगर एसएससी को कैपिटल गेन अराइज होते हैं क्या उसे कोई एग्जेम्पशन मिलेगी। हमने बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो बेटा अंडर सेक्शन 10 वाली एग्जेम्पशन और एक है बेटा सेक्शन 54 की जो चेन सीरीज है उसकी एग्जेम्पशन। अंडर सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन याद करिए बेटा, हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो वहां पर हमने सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन पढ़ी थी। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन है विद इन द हेड जैसे जैसे आएंगी वो मैं आपको जब हेड की इनकम करेंगे उसी के साथ करा दूंगा। तो इस केस में बेटा हम वो एग्जाम्पशन करेंगे जो वहाँ पर हमने बैलेंस रखी थी। और सेक्शन 54 की जो चेन वाली सीरीज़ है जैसे सेक्शन 54 है, सेक्शन 54F है, सेक्शन 54E, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो उस चेन सीरीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बेटा, तो करते हैं शुरू एग्जाम्पशन।
एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 वाली एग्जाम्शन पहले करते हैं बेटा। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10। नंबर 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 33, एग्जाम्शन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ए यूनिट ऑफ यूनिट स्कीम 1964 यूएस 64। तो इस सेक्शन में वो बात करते हैं बेटा जो यूनिट्स होती है यूटीआई की, अगर उनका ट्रांसफर हो रहा है और उस पर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लेकिन ट्रांसफर कब होना चाहिए? शुड टेक प्लेस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2002। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 बात करता है बेटा कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है एक एग्रीकल्चर लैंड का जो सिचुएट होता है कहां पर? स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स में। जैसे हमने बात की थी बेटा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की, अप टू 2 किलोमीटर, अप टू 6 किलोमीटर, अप टू 8 किलोमीटर, ऐसे करके वहां पर क्राइटेरिया हुआ करता था। तो लॉ बात कर रहा है कि अगर उस एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो उस पे होने वाला जो कैपिटल गेन है बेटा उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या बात करती है कि जिस पर्सन का एग्रीकल्चर लैंड जो है कंपलसरी एक्वायर हो रहा है वो लैंड पिछले 2 सालों से बेटा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। या तो वो पर्सन यूज कर रहा उसे या उसके पेरेंट्स हैं वो यूज कर रहे हो। और इन केस अगर एचयूएफ का केस है तो बेटा वो एचयूएफ जो है उस लैंड को यूज कर रही हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। और ये 2 साल हम कैसे काउंट करेंगे? हम ये 2 साल बेटा जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उससे पिछले 2 साल हम देखेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग। ठीक है, तो एग्जेम्पशन किसे मिली? एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगी। चलिए बेटा आप बात करते हैं सेक्शन 54 की चेन वाली सीरीज की। Exemption of capital gain under section 54, 54 capital B, 54 capital D, 54 capital E, C, 54 capital double E and 54 capital F। देखिए सबसे पहली जो एग्जेम्पशन आती है वो आती है बेटा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस सेक्शन 54। अब देखिए लॉ क्या बात कर रहा है कि असेसी को कैपिटल गेन अराइज हो रहे हैं। कैसे अराइज हो रहे हैं बेटा? उसने सेल करी है रेजिडेंशियल हाउस की, तो उस केस में जो कैपिटल गेन अराइज हुए हैं असेसी को, क्या उनकी उसे एग्जेम्पशन मिल सकती है? आंसर इज यस, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो वो कंडीशन हम देखेंगे। एलिजिबल असेसी नंबर 1 इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। एलिजिबल असेसी कौन है बेटा? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यानी ये जो एग्जेम्पशन मिलेगी ये सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगी। कंडीशन टू बी फुलफिल, कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करनी है? देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। असेसी ने बेटा ट्रांसफर किया हो रेजिडेंशियल हाउस का। बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टुनेंट देयरटो। याद करें बेटा हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टुनेंट देयरटो आता था, यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं? हाउस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस को। नेक्स्ट, इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होंगे तो बेटा एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने चाहिए, एग्जाम्पशन तभी मिलेगी। इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहां टैक्सेबल होनी चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए। कंडीशन क्या हुई? इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसके पास क्या है बेटा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और उस हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रही थी। अब उस रेजिडेंशियल हाउस या हाउस प्रॉपर्टी को असेसी क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, उसकी सेल कर देता है, और उस पर अराइज हो रहा है बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? देखिए अगर कैपिटल गेन की अमाउंट 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड ₹2 करोड़, तो उस केस में असेसी क्या करे? 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में या तो परचेज कर ले बेटा या कंस्ट्रक्ट कर ले। अब परचेज के साथ क्या कंडीशन है? परचेज्ड विद इन 1 ईयर बिफोर, यानी ट्रांसफर करने से पहले 1 साल के अंदर अंदर वो परचेज कर ले कोई हाउस प्रॉपर्टी, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। देखिए लॉ क्या कहता है यहां पर समझिए। तो इस केस में लॉ क्या बात कर रहा है बेटा? जैसे मिस्टर एक एसएससी हैं और इनके पास है बेटा एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, और ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये है बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब मिस्टर ए क्या करते हैं? इस हाउस प्रॉपर्टी को बेटा सेल कर देते हैं। 31 मार्च 2020 को ये उन्होंने सेल की, और सेल पे जो अराइज हो रहे हैं कैपिटल गेन वो हो रहे हैं बेटा ₹3 करोड़ के। ठीक है, तो लॉ क्या बात करता है इस केस में? लॉ बात करता है कि अगर एसएससी को कैपिटल गेन अराइज हो रहे हैं मोर देन 2 करोड़
तो वो क्या करे, परचेज करे एक हाउस प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बेटा डेट ऑफ ट्रांसफर है हमारा 31 मार्च 20, पिछला एक साल कौन सा होगा, वो हो जाएगा अप टू 31 मार्च 19, यानी 1418 से लेके 31 मार्च 19 के बीच में असेसी ने क्या किया होगा, इस पीरियड में एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी असेसी ने परचेज कर ली हो इंडिया में, तो उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दूसरी बात, और 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके 2 साल के बाद तक वो परचेज कर ले कोई एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बेटा 31 मार्च 20, 2 साल कौन से होंगे, 31 मार्च 2022, इसकी वो बात करते हैं। 31 मार्च 2022 तक वो क्या करे बेटा, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज कर ले, या तीसरी कंडीशन, और कंस्ट्रक्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो इंडिया में हो उसका कंस्ट्रक्शन कर ले, कितने टाइम पीरियड में, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक क्या करे, कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास, उसकी कंस्ट्रक्शन कर ले। समझ आ गया बेटा। इन केस कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करते बेटा, अप टू 2 करोड़ तक है, तो क्या होगा, तो उस केस में असेसी को 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अलाउ हो जाएंगी। देखिए समझिए, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, द असेसी दैट इज इंडिविजुअल और एचयूएफ मे एट इज ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है, या तो परचेज कर ले विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। सेम कंडीशन है बेटा जो प्रीवियस केस में थी, 2 रेजिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया, लेकिन यहां पर 2 रेजिडेंशियल हाउसेज अलाउ कर दिए। कंस्ट्रक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर 2 रेजिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया। ठीक है, लेकिन लॉ ने यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है असेसी के ऊपर, अगर वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज परचेज या कंस्ट्रक्ट करता है इंडिया में। लॉ बोलता है कि अगर असेसी ने ये वाला ऑप्शन अवेल कर लिया है तो ये जो ऑप्शन उसने अवेल किया है ये लाइफ में केवल एक बार ही वो अवेल कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक एग्जांपल है, मिस्टर ए है, मिस्टर एक पर्सन है, उनके पास क्या है बेटा, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, और ये जो हाउस प्रॉपर्टी है बेटा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अब ये क्या करते हैं, इस एसेट को सेल कर देते हैं, और सेल होने पर जो इन्हें कंसिडरेशन मिलती है वो मिलती है बेटा 1 करोड़ की। ठीक है, अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कराने के लिए मिस्टर ए के पास 2 ऑप्शन है बेटा, तो वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर लें बेटा, कंस्ट्रक्ट कर लें विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या बेटा वो परचेज कर लें हाउस प्रॉपर्टी, कितनी, 2 हाउस प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर बिफोर और विद इन 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब मिस्टर ए क्या करते हैं बेटा, वो परचेज कर लेते हैं 2 हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, 2 हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज कर ली। अब देखिए अब होता क्या है, 5 साल बीत जाने के बाद आफ्टर 5 इयर्स असेसी क्या करते हैं, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है बेटा उसे सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल कर दी उन्होंने। अब इस हाउस प्रॉपर्टी पर भी क्या होगा बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ये हो रहा है बेटा 1.5 करोड़ का। लॉ बात करता है कि अब असेसी ये जो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन अवेल कर चुका है एक बार, इसे दोबारा अवेल नहीं कर सकता। अब उसे केवल और केवल 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिलेगी। इन केस वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज परचेज करता है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, यानी एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। तो लॉ बोलता है कि अगर कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस और हाउसेस, जहां पर असेसी 2 रेजिडेंशियल हाउस वाला ऑप्शन अवेल करता है वहां पर हम हाउसेस बोलेंगे, तो अगर उनकी कॉस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एक्सीड करती है या उनके इक्वल है तो एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे बेटा समझे, मिस्टर ए ने जब पहली बार सेल की थी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की तो 1 करोड़ बेटा उन्हें कैपिटल गेन अराइज हुए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉ बात कर रहा है कि अगर जो कॉस्ट है न्यू रेजिडेंशियल हाउसेस की, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउसेस अगर वो कितनी है बेटा 1 करोड़ है, तो उस केस में पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउसेस 1 करोड़ को एक्सीड करती है तो उस केस में तब भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा कैपिटल गेन। इन केस बेटा कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउसेस लेस देन 1 करोड़ है
तो जितनी अमाउंट बेटा इन्वेस्ट की है उतने ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, यानी जो कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस होगी अप टू दैट कॉस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 2.05 करोड़ एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज 3 करोड़, तो एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल, if long term capital gain is 2.05 करोड़ and cost of new house is 1.55 करोड़, तो उस केस में बेटा कितने कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होंगे? ओनली अप टू 1.55 करोड़। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट्स बिफोर 3 years। अब असेसी के ऊपर एक और रेस्ट्रिक्शन लगाई है लॉ ने, वो क्या लगाई है? जो न्यू एसेट परचेज की है असेसी ने या कंस्ट्रक्ट की है, वो बेटा उसे 3 साल तक ट्रांसफर उसका नहीं कर सकता। इनकेस अगर उसका वो ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन जितने एग्जेम्प्ट किए गए थे अर्लियर उन्हें बेटा रिड्यूस कर दिया जाएगा, जो कॉस्ट थी न्यू रेजिडेंशियल हाउस या हाउसेस की। देखिए जैसे एक एग्जांपल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 किया था हमने बेटा, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने थे? 2.05 करोड़, और जो कॉस्ट थी न्यू हाउस की वो बेटा 3 करोड़ थी, और उसमें पूरे के पूरे एंटायर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गए थे हमारे 2.05 करोड़ के। असेसी क्या करता है, इस न्यू हाउस को जो उसने परचेज किया था बेटा 3 करोड़ का, उसे बेटा 21 महीनों बाद सेल कर देता है उसकी, ठीक है। और कितने में सेल कर रहा है? सेल प्राइस है बेटा 5 करोड़। है कि इस केस में असेसी को जो कैपिटल गेन होंगे वो कैसे राइज होंगे? असेसी को जितने भी सेल कंसिडरेशन मिली 5 करोड़ की मिली, माइनस कर देंगे उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? 3 करोड़ जो उसकी कॉस्ट थी बेटा न्यू रेजिडेंशियल हाउस की, उसमें माइनस करेंगे जो कैपिटल गेन ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कर दिए गए थे। 3 करोड़ माइनस 2.05 करोड़, ये कितना आ गया बेटा? 95 लाख आ गया। अब 95 लाख को रिड्यूस कर दिया जाएगा 5 करोड़ में से, तो बचे कितने? 4 करोड़ 5 लाख, ये हो जाएंगे टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी, ठीक है बेटा। एक बात का और ध्यान देना बेटा, इन केस असेसी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे हो रहा है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इस कैपिटल गेन की अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर पाता, जो भी पर्पस बताए गए हैं या तो परचेज या कंस्ट्रक्शन, उसे अगर यूटिलाइज नहीं कर पाता अमाउंट को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो बेटा उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन लॉ ने यहां पर एक मेथड बताया हुआ है असेसी को कि अगर असेसी यूटिलाइज नहीं कर पाता अमाउंट, तो असेसी क्या करे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो डिपॉजिट कर दे। ये बैंक अकाउंट की तरह ही होता है बेटा, लेकिन स्पेसिफिकली CGS बोला जाता है इसे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये अकाउंट खुलता है, और इसमें पर्पस डिफाइन कराया जाता है। असेसी से पूछा जाता है कि जब वो डिपॉजिट करा रहा है अमाउंट की, किस पर्पस के लिए आप डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसमें वो बताएगा, या तो वो कंस्ट्रक्शन बताएगा कि मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, तो 3 सालों की उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर असेसी बताता है कि वो परचेज करेगा हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें 2 सालों की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो उस केस में असेसी की इस अमाउंट पर बेटा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर असेसी जो पर्पस उसने स्पेसिफाई किया है 2 साल या 3 साल वाला, उस टाइम पीरियड के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाता अमाउंट, तो बेटा फिर तो जितनी अमाउंट की उसे एग्जम्पशन मिली है वो टैक्सेबल हो जाएगी जैसे ही पीरियड एक्सपायर होगा, 2 years और 3 years एज द केस में भी, ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं सेक्शन 54B की, जो बताता है कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। बेटा यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कौन से वाला होगा? ध्यान करना बेटा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा। रूरल अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो बेटा वो तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं, तो उस पर ना ही कोई एग्जम्पशन देने की जरूरत है, क्योंकि वो कैपिटल गेन चैप्टर में कवर ही नहीं होता। कैपिटल एसेट जो होती हैं केवल उनके ऊपर ही कैपिटल गेन चैप्टर लगता है, ये बात हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। कैपिटल एसेट होना ज़रूरी है तभी कैपिटल गेन चैप्टर लगेंगे। अगर कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन के कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है बेटा, समझ आ गया। एलिजिबल असेसी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये भी एग्जम्पशन जो मिलती है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है। अब बात करते हैं बेटा कंडीशन की। नंबर 1, देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। देखा जो हमने बात की थी वो आ गया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए वो लैंड। Such land must have been used for agricultural purposes by the assessee, being an individual or his parent or a HUF in the 2 years immediately preceding the date of transfer. Same condition हमने पढ़ी थी बेटा सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में। वहां पर भी अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का क्या हो रहा था, कंपलसरी एक्विजिशन, तो एग्जम्पशन दे दी गई थी।
कंपनसेशन को टैक्स नहीं लगाते थे। अगर असेसी ट्रांसफर कर रहा है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का, उस लैंड को जो है इंडिविजुअल ने या उसके पेरेंट्स ने या एचयूएफ ने यूज किया हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 years, he should purchase another agriculture land, rural or urban, within 2 years from the date of transfer। अब देखिए एग्जम्पशन कब मिलेगी? एग्जम्पशन तब मिलेगी अगर असेसी एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले। ये जरूरी नहीं है कि वो अर्बन हो या रूरल हो, कोई सा भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। और पीरियड कितना स्पेसिफाई किया है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो एग्जम्पशन असेसी को मिल जाएगी। ठीक है, क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन सेम एज जैसा कि सेक्शन 54 में था, सेम है बेटा। अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके? कैपिटल गेन्स के, तो एंटायर कैपिटल गेन। और अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड लेस देन कैपिटल गेन्स है तो उस केस में जो कॉस्ट होगी न्यू एग्रीकल्चर लैंड की उतना ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ आ गया बेटा? साथ ही यहाँ पर सीजीएस वाले जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए थे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, वो भी यहाँ पर रेलिवेंट है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर असेसी इन्वेस्टमेंट नहीं करता बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो बेटा उसे जो कैपिटल गेन की अमाउंट है वो डिपॉजिट करानी होगी सीजीएस के थ्रू। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा सेम, अगर 3 सालों के अंदर अंदर असेसी जो है उस न्यू एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर देता है तो बेटा उस पर कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। और कैपिटल गेन अराइज कितना होगा बेटा? सेम प्रोविजन, जितने भी कैपिटल गेन उसके एग्जेम्प्ट किए गए थे वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे न्यू एग्रीकल्चर लैंड उसने परचेज किया था उसकी कॉस्ट में से, और इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर कर लिया जाएगा। और जो सेल प्राइस होगा उसमें से ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस कर दी जाएगी, बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो बेटा एक कंपैरिजन कर लेते हैं सेक्शन 54 में और सेक्शन 54 कैपिटल बी में। ठीक है बेटा? असेसी क्या है यहाँ पर? असेसी दोनों ही केसेस में कौन होंगे? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों सेम है, दोनों को ये अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करें प्रोविजन की, यहाँ पर क्या प्रोविजन अप्लाई होते हैं? सेक्शन 54 जो बात करता है वो बात करता है बेटा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफर होना चाहिए। नेचर ऑफ एसेट्स, नेचर क्या है एसेट का, यानी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो लो यहाँ पर बात करता है बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। सेक्शन 54 ये बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। लेकिन सेक्शन 54B जो है बेटा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर भी देता है एग्जम्पशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर भी देता है। दोनों केसेस में ये एग्जम्पशन दे दिया करता है। नेक्स्ट बेटा कौन सी एसेट को परचेज करने के बारे में ये बात करते हैं? सेक्शन 54 बात करता है बेटा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने की, या तो एक या दो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एज द केस में भी। और सेक्शन 54 भी बात करता है एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने की। ठीक है बेटा? टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है बेटा? यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर परचेज करने के लिए, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है? और 54B में टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है बेटा विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 2 सालों के अंदर अंदर ही एसएससी को परचेज करनी है। नेक्स्ट सीजीएस स्कीम क्या अवेलेबल है? आंसर इज यस, दोनों केसेस में अवेलेबल है। ट्रांसफर अगर एसएससी कर रहा है न्यू एसेट का विद इन 3 years तो उस केस में क्या होगा बेटा? एग्जम्पशन विड्रॉल हो जाएगी, एग्जम्पशन विड्रॉल हो जाएगी। दोनों ही केसेस में ये एग्जम्पशन जो है विड्रॉल हो जाएगी। समझ आ गया बेटा? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 54 कैपिटल डी, कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कंपल्सरी एक्विजिशन किया जा रहा है बेटा लैंड और बिल्डिंग का एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, तो उस केस में जो एग्जम्पशन मिलेगी इस सेक्शन में वो किसे मिलेगी बेटा? एनी एसएससी, किसी भी एसएससी को मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल या एचयूएफ ही हो। कंडीशंस टू बी फुलफिल, कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी एसएससी को? मस्ट बी कंपल्सरी इक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग। देखिए कंपल्सरी इक्विजिशन होना चाहिए बेटा लैंड और बिल्डिंग का, जो बेटा किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पार्ट हो उसकी बात की जा रही है। अब दूसरी कंडीशन, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। वो लैंड और बिल्डिंग एसएससी ने क्या किए हों? यूज किए हों बेटा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए इन द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ईयर्स, यानी पिछले 2 साल से वो यूज कर रहा उन्हें
और ये 2 साल कहाँ से काउंट होंगे? उस प्रीवियस ईयर से जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उससे पिछले 2 साल। थर्ड कंडीशन क्या बात करती है कि असेसी को बेटा मस्ट परचेज एनी अदर लैंड और बिल्डिंग, उसे खरीदनी ही होगी एनी अदर लैंड और बिल्डिंग, या कंस्ट्रक्ट कर ले कोई बिल्डिंग विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या बेटा वो कंस्ट्रक्ट कर ले कोई बिल्डिंग 3 सालों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बेसिकली ये क्या किया जा रहा है बेटा? ये शिफ्टिंग हो रही है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, कि जहां पर असेसी की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो गवर्नमेंट ने क्या कर ली? कंपल्सरी एक्वायर कर ली। अब गवर्नमेंट बोल रही है चूंकि ये ट्रांसफर हो गया कैपिटल गेन के प्रोविजन के थ्रू, तो आप क्या करिए, कहीं दूसरी जगह जाके लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लीजिए या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिए, अपनी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है रीशिफ्ट कर लीजिए कहीं पर। लो ये बात करता है। नेक्स्ट, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो बेटा CGS स्कीम के ऑप्शन जो है यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन की बात करते हैं, सेम सेक्शन 54 कैपिटल बी में जो हमने पढ़ा, सेम क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। जो न्यू कॉस्ट है असेट की, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है कैपिटल गेन के, तो एंटायर कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा। और जो कॉस्ट है बेटा न्यू एसेट की वो लेस देन कैपिटल गेन है, तो उस केस में जितनी भी कॉस्ट है न्यू एसेट की उतनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। एक बात और ध्यान देना बेटा, यहाँ ये नहीं मेंशन किया गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी है तो उस पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 3 सालों वाली कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि अगर एसएससी 3 सालों के अंदर अंदर जो न्यू एसेट उसने परचेज किया उसका ट्रांसफर करता है, तो बेटा जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किए गए थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, सेक्शन 54 कैपिटल ई। एलिजिबल एसएससी को डिफाइन किया गया बेटा, एनी एसएससी, कोई भी एसएससी हो सकता है। दिस इज सिमिलर टू सेक्शन 54 कैपिटल डी, वहां पर भी एनी एसएससी के प्रोविजन थे। नेक्स्ट, कंडीशन क्या फुलफिल करनी होगी? नंबर 1, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, यहां पर क्या होनी चाहिए? या तो लैंड हो या बिल्डिंग हो या दोनों हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। सच एसेट कैन ऑल्सो बी डेप्रिशिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ। वो डेप्रिशिएबल एसेट्स भी हो सकती है जिसे 36 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए हेल्ड किया गया हो। नेक्स्ट, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर शुड बी इन्वेस्टेड इन ए लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द ट्रांसफर। अब बता रहा है लॉ कि एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। लॉ बात करता है कि जो कैपिटल गेन अराइज होंगे ट्रांसफर पर, उन्हें इन्वेस्ट कर देना चाहिए लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट कौन सी है? तो लॉ ने बताया कि लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स का मतलब होता है स्पेसिफाइड बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं बेटा। वो बॉन्ड जो इशू करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, या वो बॉन्ड जो इशू करते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया RECL, ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं। तो इन दोनों तरीके के बॉन्ड में या किसी एक तरीके के बॉन्ड में जो कैपिटल गेन की अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है अगर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो बेटा एग्जेम्पशन मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड्स होते हैं बेटा ये रिडीमेबल होते हैं 5 सालों के बाद। द असेसी शुड नॉट ट्रांसफर और कन्वर्ट और अवे लोन और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच बॉन्ड्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच बॉन्ड। देखिए क्या बात की गई है, जो असेसी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता उन बॉन्ड्स का 5 सालों के अंदर अंदर। नेक्स्ट, कन्वर्ट नहीं करा सकता उन बॉन्ड्स को, यानी रिडीम नहीं कर सकता उन्हें। नेक्स्ट, अवेल लोन और एडवांस, उन बॉन्ड्स को सिक्योरिटी बनाकर असेसी जो है लोन या एडवांस भी नहीं ले सकता। ठीक है बेटा, 3 कंडीशन बता दी गई है, ट्रांसफर नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते, लोन और एडवांस नहीं ले सकता असेसी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच बॉन्ड्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एग्जम्पशन की। कैपिटल गेन ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड। देखिए मैक्सिमम जो एग्जम्पशन दी गई है इस सेक्शन में वो दी गई है बेटा 50 लाख रुपीस की। जितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है एसएससी बॉन्ड्स में या ₹50 लाख, विच एवर इज लोअर, उसकी एग्जम्पशन उसे मिल जाएगी। अगर एसएससी वॉयलेशन करता है कंडीशन का, तो बेटा जितने भी एग्जेम्प्ट किए गए हैं कैपिटल गेन वो टैक्सेबल हो जाएंगे। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर हमने 4 सेक्शन पढ़े अभी तक, सेक्शन 54,
54 कैपिटल बी, 54 कैपिटल डी और 54 कैपिटल ई सी। जो दो सेक्शन थे 54 और 54 कैपिटल बी, वहाँ पर पीरियड स्पेसिफाई किया गया था 3 साल का, और अगर 3 साल से पहले पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जितने कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किए गए थे उसे रिड्यूस कर दिया जाता था कॉस्ट ऑफ एसेट में से, और जो बैलेंस बचता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाती थी एसेट की। ठीक है बेटा। लेकिन 54 कैपिटल डी और 54 कैपिटल ई सी में अगर वॉयलेशन होती है ट्रांजैक्शन की, तो जितने एग्जेम्प्ट किए गए थे कैपिटल गेन वो टैक्सेबल किए जा रहे हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिए, एक बार ये समझते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 75 लाख अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग ऑन 1/5/2019। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे बेटा 75 लाख के, किस वजह से हो रहे हैं? बिल्डिंग का ट्रांसफर किया गया 1 मई 2019 को। will be exempted from tax if such capital gain is invested in the bonds redeemable after 5 years issued by NHAI under section 54 EC. Examine with reason whether the given statement is true or false having regard to the provision of the Income Tax Act 1961. बताए बेटा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या बात कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बात करता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं 75 लाख के और बिल्डिंग का ट्रांसफर किया गया है, तो उस वजह से ये हो रहे हैं। ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर इन्हें एनएचआई ने जो बॉन्ड इशू किए हैं जो 5 साल बाद रिडीम होंगे उनमें इन्वेस्ट कर दिया जाए अंडर सेक्शन 54 ईसी। तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बेटा फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट की जो एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 54 कैपिटल ईसी वो मिलती है बेटा 50 लाख की, और यहाँ पर कैपिटल गेन कितना राइज हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है बेटा 75 लाख का। तो उस केस में जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगी एसएससी को वो 50 लाख की मिलेगी, 75 लाख की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, exemption of long term capital gains on investment in notified units of specified fund section 54 कैपिटल डबल ई। देखिए बेटा ये जो सेक्शन है ये मिलता जुलता सेक्शन है सेक्शन 54 कैपिटल ई सी से। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ बेटा, इंडिया में जो बिजनेस करना है वो काफ़ी आसान हो गया। तो इसी वजह से क्या कर रहे थे लोग, नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, और गवर्नमेंट ने भी क्या किया, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान शुरू कर दिया। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कराती है, बेसिकली जो स्टार्टअप करना चाहते हैं लोग उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया हुआ है, उस फंड में से वो जो मनी है वो एलोकेट करती है बेटा जो भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं नए नए एंटरप्रेन्योर्स। अब एग्जम्पशन समझिए, गवर्नमेंट ने बेटा एक फंड बनाया, ठीक है। ये फंड क्या करता है, ये जो स्टार्टअप कर रहे हैं लोग उन पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। एग्जेम्पशन क्या प्रोवाइड कराई है यहाँ पर, इनकम टैक्स लॉ ने प्रोवाइड कराई एग्जेम्पशन कि जो पर्सन जिन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अपने एलटीसीजी को अगर एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं तो वो क्या करें, इस फंड्स की जो है यूनिट्स परचेज कर लें बेटा, ठीक है। अब देखिए ये पर्सन जो है इस फंड्स की यूनिट परचेज करेगा तो अमाउंट फंड में जाएगी, और फंड में अमाउंट जाने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी उन पर्सन्स को जो बेटा स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो सिंपल हेल्पिंग हैंड का यहाँ पर काम कर रहे हैं हम एक दूसरे के लिए। एक पर्सन एग्जम्पशन चाहता है, दूसरा पर्सन मनी चाहता है कि अपना स्टार्टअप शुरू कर ले, ठीक है। तो दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम कर रही है गवर्नमेंट। एलिजिबल एसएससी की बात करते हैं, एनी एसएससी, कोई भी एसएससी हो सकता है, जरूरी नहीं इंडिविजुअल या एचजीएफ हो। नेक्स्ट, एग्जम्पशन कब मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी अगर एलटीसीजी हो रहे हैं एसएससी को, उन्हें इन्वेस्ट किया जा रहा है यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड में। लेकिन टाइम लिमिट क्या है बेटा, टाइम लिमिट है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब ट्रांसफर हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का उसके 6 महीनों के अंदर अंदर जो यूनिट्स परचेज करनी होगी स्पेसिफाइड फंड की। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को क्या डिफाइन किया गया है, आंसर इज नो। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकती है, उससे होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन सेम बेटा, अभी तक जितनी भी हमने एग्जम्पशन पढ़ी है उनमें सेम है। अगर जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल गेन तो एंटायर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, और अगर अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है नोटिफाइड यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड में लेस देन कैपिटल गेन है तो जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई बेटा उतनी एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, एक और कंडीशन,
सीलिंग लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड, जो सीलिंग लिमिट है बेटा वो सीलिंग लिमिट है 50 लाख की, यानी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एक प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में वो कितनी की जा सकती है, अप टू 50 लैक्स। तो एक बात ध्यान दे बेटा, जो प्रीवियस सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन 54 कैपिटल ईसी काफी हद तक मिलता जुलता है सेक्शन 54 कैपिटल डबल ई से। देखिए किस रेस्पेक्ट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर है। दूसरी बात, 6 महीनों का टाइम पीरियड इस केस में अवेलेबल है, 6 महीनों का टाइम पीरियड वहां पर अवेलेबल है। मैक्सिमम लिमिट 50 लाख इस केस में, मैक्सिमम 50 लाख उस केस में। लेकिन कुछ जगह जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है वहां पर लैंड और बिल्डिंग की बात की गई, इस केस में यहां कोई भी कैपिटल एसेट हो सकती है। दूसरी बात, यहां पर ट्रांसफर का जो पीरियड दिया गया है यूनिट्स का वो बेटा 3 इयर्स का दिया गया है कि अगर 3 साल से पहले पहले यूनिट का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जो एग्जम्पशन मिली थी अर्लियर वो टैक्सेबल हो जाएगी। वहां पर ये पीरियड बेटा 5 साल का है। ठीक है, समझ आ गया। बाकी जो कंडीशन थी कि अगर लोन लेता है एसएससी या कन्वर्ट कराता है या ट्रांसफर करता है उन बॉन्ड्स का, वो कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर एसएससी ट्रांसफर कर रहा है, कन्वर्ट करा रहा है या लोन ले रहा है उन यूनिट्स के बदले में, उन्हें सिक्योरिटी रख के, तो बेटा ये एग्जम्पशन जितनी मिली थी वो विड्रॉल हो जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस, सेक्शन 54 कैपिटल एफ। इस केस में भी एलिजिबल एसएससी कौन है बेटा, इंडिविजुअल और एचईएफ। कंडीशन की बात करते हैं। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस। ध्यान दे बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात की गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए लेकिन रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, तब ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ ए लैंड इज आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। अगर किसी प्लॉट का ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब एग्जम्पशन मिलेगी कैसे, देखिए समझिए। एसएससी शुड परचेज वन रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया within a period of 1 year or before 2 years after the date of transfer। सेम है बेटा सेक्शन 54 की तरह। कंस्ट्रक्ट वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये भी सेम कंडीशन है। और एक बात और बेटा, जो सीजीए स्कीम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम थी वाले प्रोविजन भी यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। assessee should not own more than one residential houses on the date of transfer। assessee के पास बेटा एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जिस डेट पे वो ट्रांसफर कर रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का। ठीक है। दूसरी कंडीशन, assessee should not purchase any other residential house within a period of 2 years or construct any other residential house within a period of 3 years from the date of transfer of the original asset। अब देखिए बेटा क्या बात कर रहा है लो कि असेसी के पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, असेसी जो है परचेज नहीं करेगा कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस 2 सालों के अंदर अंदर जब उसने कोई एक परचेज किया था, या कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कोई अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। तो समझिए बेटा सेक्शन क्या बात करता है। देखिए सेक्शन 54F बात करता है बेटा कि असेसी के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से वाले बेटा, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाले। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से अगर कैपिटल गेन अराइज हुए लॉन्ग टर्म तो बेटा उसे 54F नहीं मिलेगी लेकिन 54 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं असेसी को, उसकी एग्जम्पशन उसे मिल सकती है अगर वो क्या करे, परचेज कर ले बेटा या कंस्ट्रक्ट कर ले। ठीक है, परचेज क्या करे, वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेटा इन इंडिया, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो जो है इंडिया में परचेज कर सकता है। परचेज कब करे, 1 year बिफोर और विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या कंस्ट्रक्ट कर ले बेटा कब, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इतना समझ आ गया। लॉ आगे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि अगर असेसी ने कोई परचेज कर लिया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्ट कर लिया तो वो दोबारा नहीं कर सकता। किस पीरियड में, विद इन 2 years में तो बेटा वो एक्वायर नहीं कर सकता कोई और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और विद इन 3 years में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता।
समझ आ गया? ये वो बात करते हैं। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, इस सेक्शन की जो एग्जम्पशन है बेटा वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, उसका ध्यान करिए। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ ओरिजिनल एसेट्स एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। यहां पर जो वर्ड यूज किया गया बेटा वो नेट सेल कंसिडरेशन किया गया है। नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो वो क्या होता है? नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो कॉस्ट है न्यू रेजिडेंशियल हाउस की वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है नेट सेल कंसिडरेशन से, तो उस केस में बेटा पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, इन केस कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस वो लेस देन है नेट सेल कंसिडरेशन से, तो उस केस में बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? LTCG into amount invested in new residential house divided by net sale consideration। बात करें बेटा एक एग्जांपल की, सपोज एसएससी को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुए हैं वो हुए हैं बेटा 100 लाख। ठीक है, और जो सेल कंसिडरेशन थी इस केस में सेल कंसिडरेशन थी बेटा वो थी बेटा 200 लैक्स, और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर थे बेटा वो थे बेटा 10 लाख। ठीक है, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितनी हो गई बेटा? नेट सेल कंसिडरेशन हो गई 190 लाख। अब क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन की बात करते हैं, तो लॉ बोलता है कि अगर कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो कितनी है बेटा? वो कैपिटल गेन की अमाउंट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो 100 लाख मिल जाएगी बेटा, उस केस में तो पूरी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस है वो है बेटा 80 लाख, तो उस केस में कैसे एग्जम्पशन मिलेगी? तो लॉ बात करता है, देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस, अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की गई? अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, ये बात करता है लॉ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने हुए थे एसएससी को बेटा? वो हुए थे 100 लाख। अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की जा रही है? वो की जा रही है बेटा 80 लाख, और नेट सेल कंसिडरेशन कितनी है? वो है बेटा 190 लाख। तो कंप्यूट करिए कितनी मिल जाएगी उसे इस केस में एग्जम्पशन। तो इस केस में जो एग्जम्पशन मिलेगी एसएससी को बेटा वो मिलेगी 42.11 लाख, राउंड ऑफ कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, इतनी उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी, सेक्शन ये बात करता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? इन केस एसएससी बेटा कोई भी कंडीशन वॉयलेट करता है, जैसे हमने बात की थी कि अगर एसएससी कोई दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, या कंस्ट्रक्ट कर देता है कोई अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो ये वॉयलेशन माना जाएगा कंडीशंस का। उस केस में सेक्शन बात करता है कि एसएससी के जितने भी कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट किए गए थे अर्लियर वो टैक्सेबल हो जाएंगे उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में एसएससी ने वो कंडीशन वॉयलेट की है, या तो उसने परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है बेटा, दूसरी बात, सेक्शन यहां पर भी बेटा रेस्ट्रिक्शन लगाता है एसएससी के ऊपर। 3 साल की रेस्ट्रिक्शन यहां पर भी लगाई गई है कि एसएससी जो है न्यू रेजिडेंशियल हाउस को विद इन 3 ईयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। इन केस अगर वो ट्रांसफर करता है तो बेटा सेम जो हमने प्रीवियस पढ़ा, अभी जिस ईयर में उसने ट्रांसफर किया है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट कर दिए गए थे अर्लियर प्रीवियस ईयर में। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए, कंपैरिजन दिया हुआ है बेटा सेक्शन 54 कैपिटल ईसी और सेक्शन 54 कैपिटल ईई का। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन 1 और 2 रेजिडेंशियल हाउसेज एज द केस में भी इन इंडिया एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54 में, लेकिन कैसे मिलेगी? परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, या कंस्ट्रक्शन हो रही है विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लोअर, ये एग्जेम्प्ट हो जाया करता है। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 54 ईसी, इसकी जो एग्जम्पशन मिलती है बेटा वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है बॉन्ड्स में, एनएचआई या आरईसीएल में। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कब करनी होती है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल गेन की अमाउंट या बेटा जो बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट की गई है विच एवर इज लोअर, उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है, और मैक्सिमम एग्जम्पशन जो मिलती है इस केस में वो मिलती है 50 लाख की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैपिटल डबल ई जो बात करता था कि इन्वेस्टमेंट कर दे 6 महीनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। कैपिटल गेन या अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो की गई है यूनिट में विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम एग्जम्पशन वो कितनी मिलती है बेटा? वो मिलती है 50 लाख की। सेक्शन 54 कैपिटल ईसी और सेक्शन 54 कैपिटल ई में जो बेटा एक मेजर डिफरेंस है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का। सेक्शन 54 कैपिटल ईसी में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो क्या है बेटा? लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और सेक्शन 54 कैपिटल डबल ई में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकती है।
ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं बेटा, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 55 कैपिटल ए। देखिए ये सेक्शन क्या बताता है बेटा, ये सेक्शन बता रहा है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो कैपिटल एसेट की जो वैल्यू है उसे कंप्यूट करने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर के पास बेटा रेफर कर सकता है केस। यानी वैल्यूएशन ऑफिसर जो होगा वो कंप्यूट करेगा कि जो कैपिटल एसेट है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी। केस नंबर 1, कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लग सकता है। नंबर 1, in case where the value of asset is claimed by assessee is in accordance with the estimate made by registered valuer, assessing officer is of the opinion that the value so claimed is at variance with its fair market value। जहां पर assessee ने क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से जो है कंप्यूट करा रखी है कैपिटल एसेट की वैल्यू, तो उस केस में अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो ये वैल्यू कंप्यूट की गई है ये फेयर मार्केट वैल्यू से वेरिएंस पर है, यानी फेयर मार्केट वैल्यू से मैच नहीं कर रही, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर रेफर कर देगा वैल्यूएशन ऑफिसर को उस एसेट की वैल्यूएशन कंप्यूट करने के लिए। ठीक है बेटा, दूसरी बात, द एओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट exceed the value of asset as claimed by assessee by more than 15% of the value of asset or by more than 25,000 of the value of asset एज क्लेम बाय असेसी। जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लगता है बेटा जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट की वो 15% से ज्यादा है जो वैल्यू असेसी ने क्लेम की है, या 25,000 रुपीज से ज्यादा है जो असेसी ने वैल्यू क्लेम किया है उस कैपिटल एसेट की, तो उस केस में भी एओ क्या कर सकता है, एओ रेफरेंस के लिए भेज सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। The assessing officer is of the opinion that having regard to the nature of asset and other relevant circumstances it is necessary to make a reference। जहां पर एओ को लगता है कि ये जरूरी है वैल्यू कंप्यूट कराना, कोई अदर सर्कमस्टांसेस हैं, कोई अदर फैक्ट्स हैं केस के, तो उस केस में भी वो बेटा रेफरेंस दे सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। ठीक है बेटा, तो यहां पर बेटा हमारा कैपिटल गेन चैप्टर फिनिश होता है। अब इस कैपिटल गेन चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा आप उन क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ईमानदारी से क्वेश्चन को करिएगा। एग्जाम बहुत ही नजदीक है बेटा, आपके पास टाइम पीरियड बहुत ही कम है, इसलिए टाइम मत वेस्ट करिए, उन क्वेश्चंस को जो है अच्छे से करिए, बाय हैंड करिएगा बेटा, ऑडिट नहीं करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा नया चैप्टर शुरू करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।